दोस्तों, न्यूटन के नियम में हम न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम इस प्रकार से इस ग्राफ के माध्यम से प्रूफ करने वाले हैं। जस्ट ग्राफ कैसे बन रहा है उसको ध्यान से, उसके शुरुआत से उसको देखिए। इसको हम बगल में देखते हैं। यहाँ ये रहा ग्राफ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया सेंटर पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु। हम क्या कर रहे हैं? हम वेग और समय, वेग और समय के बीच में हम ग्राफ को देख रहे हैं। इसी वेग और समय के बीच की जो ग्राफ है उसको समझेंगे और उसी से हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूफ होने वाला है, उसकी जो थ्योरीज हैं। ठीक है, तो हमने एक क्या लिया? हमने एक ग्राफ लिया जिसमें एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक हो गया सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु। यहां पर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक बिंदु ए लिए और सीधा लाइन हमने सीधा खींच दिया। ये क्या चीज के लिए हम खींचे हैं, क्या चीज प्रूव करता है उसको मैं बताने वाला हूं अभी। हम इस लाइन को यहां सीधे बेस लाइन से मिला देते हैं। अब ये जो बेस लाइन है उसको हम सीधा इस लाइन से मैच कराते हैं। ये बेस लाइन है, सीधा हमने डाल दिया। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? इस बिंदु से कोई वस्तु या कोई पिंड किसी वेग से यहां तक पहुंचा, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ यहां तक, है ना, बिंदु बी तक। एक बिंदु हम यहां पे लिए और एक बिंदु हमने यहां लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये वेग में परिवर्तन को दर्शाना है, वेग में वृद्धि को दर्शाना है। ये वाला जो है यहां से यहां तक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शा रहा है। इसलिए हम इस लाइन को हम ऊपर की ओर लेकर गए। ग्राफ जब भी ऊपर की ओर बढ़ता है तो वृद्धि को दर्शाता है, आप जानते होंगे, है कि नहीं? तो हम इसको, इस बिंदु को हम सी दे दिए। ये वाला जो बेस लाइन है उसको हमने दे दिया है डी, है ना, ए बी सी। इस बेस लाइन को हमने दे दिया है डी। इस बिंदु से लेकर के, है ना, बिंदु ओ से लेकर के बिंदु सी के बीच की दूरी को हमने दे दिया है नाम टी। हमने कौन सा नाम दिया है? टी नाम दिया है। कौन से बिंदु को दिया है? बिंदु ओ से बिंदु सी के बीच की दूरी को हमने दिया है टी। बिंदु ओ से ए के बीच की दूरी को हम नाम देंगे छोटा यू, अर्थात स्मॉल यू से हम डिनोट करेंगे बिंदु ओ से ए के बीच की दूरी को। उसके बाद ये जो बड़ा लाइन है, बिंदु बी से लेकर के सी के बीच की दूरी को हम नाम देंगे स्मॉल भी। प्रक्रिया को समझिए आप, किस क्रम में इस चित्र को हम बना रहे हैं, क्योंकि चित्र को समझना जरूरी है। चित्र के माध्यम से हम इधर के जो बाकी जो गतिविधियां हैं उसको, सिद्धांत को हम सिद्ध करने वाले हैं। पहले इस ग्राफ को आप समझिए कि किस स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बना है। नहीं तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसको ग्राफ को देखोगे और रटोगे, उसके बाद फिर इधर के सिद्धांत को आप बनाना स्टार्ट करोगे। तो इसको रटना नहीं है, इस चित्र को रटना नहीं है। सबसे पहली बात हम क्या किए, वेग और समय के बीच में एक ग्राफ लिया। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में ग्राफ बनता है, आप जानते हैं। ये रहा मूल बिंदु इस ग्राफ का, जो है ना, एक्स और वाई के ज्वाइंट बिंदु, मूल बिंदु वो हुआ। हमने एक बिंदु हमने यहां लिया ए, और उसको आगे बढ़ते हुए क्रम में हमने यहां तक आगे बढ़ाया, ए से बी तक। आगे हम ऊपर की ओर ग्राफ को बढ़ाए क्योंकि ये वेग और समय के बीच में एक बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसको दर्शा रहा है। उसके बाद हमने इसको, है ना, सीधा यहां सी से बेस लाइन से मिला दिया। उसके बाद चूंकि ये वाला लाइन जो है बेस लाइन को, आधार लाइन को डिनोट करेगा, है ना,
इस लाइन के बराबर हमने मिला दिया है आधार लाइन को, और जो डी से लेकर के बी यानी कि बी और डी के बीच में जो गैप बन रहा है, जो ए से बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, वही जो बढ़ा हुआ पॉइंट है वही है वेग का समय के साथ वृद्धि। ऊपर की ओर इतना जो बढ़ा हुआ है वही है ना वेग और समय, वेग का समय के साथ वृद्धि हुआ है इतना, ये वृद्धि को दर्शा रहा है एक्स्ट्रा लाइन, है कि नहीं? स्पष्ट हुआ। हमने बिंदु O से A के बीच की दूरी को U से डिनोट किया है और B से C के बीच की दूरी को V से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, O से C के बीच की दूरी को अपने T से डिनोट किया हुआ है, क्योंकि ये वाला अक्ष जो है समय को दर्शाता है और ये वाला अक्ष जो है वेग को दर्शाता है। स्पष्ट हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं O से A के बीच की दूरी को हमने क्या से दर्शाया है, U से दर्शाया है। OA बराबर किसका है, O से A के बीच जो OA किसके बराबर है, C और D के बराबर है, स्पष्ट दिख रहा है। OA किसके बराबर है, C और D के बराबर है, तो CD। और ये दोनों किसके बराबर है, U के बराबर है। O से A के बीच की दूरी U है, स्मॉल u है, तो C से D के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगा, स्मॉल u हो जाएगा, इसलिए हमने स्मॉल u ले लिया है। ठीक है, उसके बाद B से C के बीच की दूरी क्या है, B से C के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल भी है, ये हमने लिया। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं। हम ये कुल दूरी को BC प्लस DC लिख सकते हैं, BC के बीच की दूरी को BC प्लस DC लिख सकते हैं। जैसे कि 3 धन 2 बराबर 5 होता है, उसी प्रकार से BC जो है BD प्लस DC होगा, है कि नहीं? दोनों को जोड़ेंगे BD प्लस DC, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ये चूंकि BC क्या है, BC क्या है, B है, स्मॉल b है, इसलिए हम स्मॉल भी लिखेंगे। BD क्या है, BD कुछ भी नहीं है, BD जो है BD है, BD। DC क्या है, DC क्या है, स्मॉल u है, स्मॉल u से हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। OA के बीच की दूरी क्या है, u है, और CD के बीच की दूरी क्या है, u है, क्योंकि ये बराबर है तो हमने ये लिया। BC बराबर क्या है, u है, सॉरी v है, तो हमने v लिया। अब BC बराबर BD प्लस DC होगा, BC बराबर BD प्लस DC, है कि नहीं? मैं जैसे बताया 3 धन 2 बराबर 5 होता है, वैसे ही BD प्लस DC बराबर BC होगा, स्पष्ट, ये हुआ। उसके बाद BC को हम V लिख सकते हैं, क्योंकि BC के बीच की दूरी V है, और BD को BD लिखेंगे, और DC को क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, DC को U लिखेंगे, क्योंकि AO और DC बराबर है, ये है ना। इसके जस्ट पश्चात हम क्या लिखने वाले हैं, हम त्वरण का फार्मूला लिखेंगे, त्वरण का फार्मूला लिखेंगे। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं, है कि नहीं? तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, ये याद करने की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। इसके बाद ऊपर को हम मिटा देते हैं, है कि नहीं? ऊपर को हम मिटा देते हैं। क्योंकि दोस्तों त्वरण को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, त्वरण को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, मैं वही बताया, वेग में, यही वेग में परिवर्तन है, ये तो बेस लाइन है। वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, BD हुआ है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, BD हुआ है। और समय को हम किससे डिनोट करते हैं, T से, यहाँ पे T से डिनोट किए हैं, ये हुआ।
अब टी को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ए के साथ गुणा में हो गया और ये रहा बी डी। अब बी डी कहाँ है, ये रहा बी डी। तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्योंकि चित्र से ही थ्योरी बना हुआ है। हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी सी माइनस डी सी करेंगे तो बी डी निकल जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी। ए टी को हम क्या सॉरी बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी। ए टी तो ये वाला ए टी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए टी इज इक्वल टू बी सी कहाँ है, देखो बी सी, ये वाला बी सी, ये क्या है, वी है, स्मॉल वी है, माइनस डी सी क्या है आपका, डी सी क्या है, यू है ना। हमने क्या लिया है, डी सी इज इक्वल टू यू, ए ओ ए और डी सी दोनों का मान क्या है, यू है, तो हम क्या लिए, यू। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप इसको कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो वीडियो को, है ना, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ओ ए बराबर डी सी बराबर यू, है कि नहीं। हम, अच्छा ये पहले वाला है, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हमने लिया, यहां से उठाया। बी सी का मान वी है और डी सी का मान है यू, क्योंकि ओ ए और डी सी बराबर है, दोनों का मान यू है कि नहीं। अब इसको क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू, ये u इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आके बराबर के इस बार पक्षांतर होगा, तो प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्योंकि ये दोनों प्लस पे है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। आप देख सकते हैं, स्पष्ट समझ में आ गया होगा। वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण होता है, हमने त्वरण का फार्मूला लगाया, त्वरण को हम ए से डिनोट किए। वेग में परिवर्तन हुआ, ये वाला लाइन, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है बी डी, वो वेग में परिवर्तन है, और समय को हमने टी से डिनोट किया। उसके बाद हम टी को इधर पक्षांतर किए, तो ये भाग में इधर आके गुणा में हो गया, तो ए टी के साथ गुणा में हो गया, है ना, बराबर बी डी बच गया। ए टी इज इक्वल टू बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं। उसके बाद ए टी इज इक्वल टू बी सी को हम भी लिखे, है ना, भी यहां से उठाए मान, बी सी का मान v है और डी सी का मान यहां से u उठाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, ए टी को हम यही रहने दिए, u को इधर पक्षांतर कर दिए बराबर किस पार, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो गया, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया वो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू आया, है ना। v को हमने यही रहने दिया, ए टी यहीं पर है, v इधर आके ए टी प्लस यू हो गया। क्योंकि ये दोनों प्लस में, इसलिए हम जगह में परिवर्तन कर दिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज प्रूव्ड। दोस्तों ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ये एग्जाम में जब हम थ्योरेटिकल हम लिखते हैं, 11वीं रहे, 12वीं रहे या स्नातक रहे, तो उसमें इसको हम प्रूव्ड करते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जैसे ही हम बैठते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में हमें ये सब नहीं पूछता है, ये पूछता है ये वाला फार्मूला, अब इसका उपयोग पूछता है। इसका उपयोग करना आपको आ गया, तभी आप न्यूटन के लॉ को आप जाने, है कि नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यदि हमने प्रूफ किया है, तो उसका उपयोग भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे u प्रारंभिक वेग है,
प्रारंभिक वेग है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग को हम यहाँ पे u से डिनोट किए हैं। भी से हमें, है ना, भी को हम, जो अंतिम वेग होता है किसी वस्तु का या किसी पिंड का अंतिम वेग होता है, इसको हम भी से डिनोट करते हैं, स्मॉल भी से। ए हमारा त्वरण है, मैंने पहले ही बताया है, ए हमारा त्वरण है और टी हमारा टाइम है, टाइम या समय है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में न्यूटन से संबंधित प्रश्न आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, तो वो आपको या तो प्रारंभिक वेग पूछेगा और बाकी डेटा दिया रहेगा प्रश्न में, या फिर अंतिम वेग पूछेगा, या फिर समय पूछेगा, या फिर त्वरण पूछेगा। तो कोई एक, उसमें कोई एक डेटा को छोड़कर बाकी डेटा को दिया रहेगा, उसको हम इस मान में रखेंगे, सॉरी इस सूत्र में रखेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे, तो उसका मान निकल के आ जाएगा। जैसे v का हमने, है ना, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, हमें u ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर करना होगा, एटी ज्ञात करना है तो इधर पक्षांतर करना होगा, t ज्ञात करना है तो एक उधर पक्षांतर करना होगा। मतलब पक्षांतर करके हम जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम यहां से निकाल सकते हैं। हम इतना जितना भी पढ़े हैं, इस छोटे से फार्मूला को निकालने के लिए हमने इतना तामझाम किया है। मेन हमारा उद्देश्य है इस फार्मूला पर फोकस्ड है। इस फार्मूला के माध्यम से ही हम किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण या समय हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए, है ना, इस फार्मूला का इजाद हुआ है। तो दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हमने प्रूव कर दिया है, और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को अगले क्लास में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास समाप्त होता है, और यदि आपको अब भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं।